बारे में, एग्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये जानेंगे और कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इसके क्वेश्चंस बनते हैं, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। तो बात करें दोस्तों बेसिकली एग्जेक्टिव्स की, तो आप सभी जानते होंगे एग्जेक्टिव यानी कि विशेषण को हम कहते हैं, और इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। इसको एक विशेषण, इसी को जो है डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिटर्मिनर्स भी कहा जाता है। ये भी याद रख लीजिएगा, कभी कभार एग्जेक्टिव्स ना लिख करके डिटर्मिनर्स लिखा होता है, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स या फिर एग्जेक्टिव्स हम कहते हैं किसको, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक है, कहते हैं ना आप। तो कुल मिला के कहा जाए कि अगर इसी को इंग्लिश में कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? द वर्ड्स विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन इज नोन एज एग्जेक्टिव। मतलब ऐसे शब्द जो नाउन या फिर मतलब नाउन मतलब आप जानते हैं संज्ञा, और प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम, ठीक है। ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करना मतलब उनकी विशेषता बताना है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसी को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, एग्जेक्टिव कहते हैं। क्लियर? चलिए, इसी को डिटर्मिनर भी कहते हैं, याद रखिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे और हम देखते हैं कि इनके प्रकार कितने होते हैं। तो इनके प्रकार को याद करने के लिए आपको एक सूत्र याद करना, एक ट्रिक याद कर लीजिए, ठीक है। क्या? PQDIEN याद रखिएगा, PQDIEN, ठीक है, PQDIEN, ठीक है, PQDIEN ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो बाकी सब पे क्या है? शुरू का जितना भी है वो 2 है और आखिरी का जो n है वो केवल और केवल 1 है, ठीक है। बाकी सब जो है क्या है? 2 है और आखिरी का जो n है वो 1 है, ठीक। अब देखिए, अब इसको कैसे आप समझेंगे इसको, तो P से आपका 2 हो जाएगा। देखिए, प्रॉपर एग्जेक्टिव और पॉजेसिव एग्जेक्टिव, ठीक है। प्रॉपर एग्जेक्टिव और पॉजेसिव एग्जेक्टिव 2 टाइप के ये हो गए। उसके बाद कुल मिला के 9 टाइप होता है दोस्तों, ठीक है। क्यू का भी स्क्वायर है, क्यू में भी 2 होते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या? क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी का मतलब आप सभी जानते होंगे ना, किसी चीज़ की क्वालिटी मतलब विशेषता, मतलब ऐसे उसका क्वालिफिकेशन बताया जाए, ठीक है, क्वालिटी बताई जाए, ठीक है। और किसी चीज़ का मात्रा बताया जाए तो उसको क्वांटिटी कहते हैं। ऐसे ही 2 इसमें भी होता है, ठीक है। ऐसे ही डी वाले में भी 2 होता है, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक। ऐसे ही जो है आपका आई में भी 2 होता है, एक इंट्रोगेटिव होता है और एक इनडेफिनिट होता है। और ऐसे ही ई में भी 2 होता है, ई वाला यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ई का मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है एक्सक्लेमेटरी और एक होता है एम्फेसाइजिंग, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी और एम्फेसाइजिंग ये 2 इसमें भी होता है। और एन में केवल और केवल 1 होता है, ठीक है, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। तो एन में केवल 1 होता है, बाकी का सबका जो है 2 होता है। और PQDIEN आप इसको याद रख सकते हैं। कुल संख्या कितनी होती है? तो 9 होती है, ठीक है। कि क्या कौन कौन सी? तो प्रॉपर एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव, एम्फेसाइजिंग एग्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी एग्जेक्टिव और पॉजेसिव एग्जेक्टिव, ठीक है। कुल मिलाकर के इसका प्रकार जो है 9 होता है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं सबसे पहले एग्जेक्टिव ऑफ नंबर की, ठीक है। तो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर आप जान सकते हैं कि ऐसे मतलब एग्जेक्टिव जिससे नंबर का बोध होता है, संख्यात्मक बोध होता हो, ठीक है। संख्यात्मक जब बोध होता होगा, ठीक है, नंबर्स का बोध होता होगा, तो हम क्या कहेंगे? वो हम कहेंगे वो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर है। बात समझ में आ रही है? क्या कहेंगे? एग्जेक्टिव ऑफ नंबर है। क्लियर? अब एग्जेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है, इसमें जैसे कि मान के चलिए इसमें 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कि एक डेफिनिट और इनडेफिनिट। इसको ही पता चल रहा होगा आपको। डेफिनिट का मतलब जो नंबर, जो संख्या है वो डेफिनिट हो, मतलब एक कहने का मतलब कि एक डेफिनिट का मतलब होता है ना कि मतलब एक फिक्स हो, फिक्स नंबर हो, तो हम कहेंगे डेफिनिट है नंबर है, ठीक है। या फिर एग्जेक्टिव मतलब डेफिनेट है। और अगर फिक्स नंबर ना पता चल पाए, जैसे कि कुछ थोड़ा ऐसे कुछ पता चले, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? इनडेफिनिट कहेंगे। तो डेफिनेट जो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और देखते हैं, कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जेक्टिव्स का यहाँ पे इसको विश्लेषण किया गया है, ठीक है। तो विश्लेषण जैसे हम देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, इसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण, ठीक है। तो एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी में क्या होता है? ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताता है, गुण बताता है। जैसे हॉनेस्ट मैन, ठीक है, जैसे वाइस गर्ल, ठीक है, उसके बाद गुड बॉलर। मतलब ये देखिए यह क्या कर रहा है? गर्ल की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? कि गुड वाइज गर्ल मतलब चतुर लड़की है, ठीक है, या फिर चालाक लड़की है। तो लड़की कैसी है? चालाक है, मतलब लड़की की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। ऐसे ही एक होता है एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। क्वांटिटी मतलब होता है नंबर,
ठीक है, या फिर क्वांटिटी मतलब होता है परिमाण, नंबर मतलब नंबर तो थोड़ा संख्या हो जाता है, और क्वांटिटी मतलब होता है परिमाण, ठीक है, किसका कितना मात्रा है। तो जब मात्रा का बोध होता है, जैसे ही स्पेंड ऑल हिज मनी, मतलब सारा पैसा खर्चा कर दिया, ठीक है। इसमें बेसिकली जैसे एनफ आता है, सम आता है, ऑल आता है, मच, लिटिल, एनी, ऐसे कुछ और भी होते हैं, ठीक है। एंटायर, फुल, नो, सफिशिएंट, इनसफिशिएंट, ऐसे कुछ होते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्या, परिमाण या फिर मात्रा का बोध होता है, तो हम एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर। अब देखिए एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और नंबर में कंफ्यूज नहीं होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी, जो क्वांटिटी होता है उसमें परिमाण का पता चलता है, संख्या का नहीं पता चलता है। जब संख्या का पता चले 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, ऐसा कुछ, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे क्या कि वो नंबर वाला है, एग्जेक्टिव ऑफ नंबर है। जैसे आई हैव लॉस्ट 2 बुक्स, मैंने दो किताबें खो दी। तो दो क्या है, एक नंबर है, संख्या है। जब संख्या का बोध होता है तो एग्जेक्टिव ऑफ नंबर होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, ऐसे ही एक होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव मतलब होता है क्या, जिससे संकेतवाचक, मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी की तरफ हम संकेत कर रहे हों। बात समझ में आ रही है। डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव का मतलब जो भाई किसी पर्सन के या फिर किसी थिंग, वस्तु के और हम संकेत कर रहे हो, जैसे कि दिस, दैट, दोज, ये सब का प्रयोग इसमें होता है, ठीक है। जैसे दिस मैन, ये वह आदमी, मतलब ये आदमी नहीं कहता दिस मैन इज़ वेरी क्लेवर या फिर ऐसा कुछ, ये आदमी बहुत चालाक है, ठीक है। दिस, दैट, दोज, ऐसा प्रयोग होता है। क्या इसका प्रयोग है अभी हम समझेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दोज स्टूडेंट वर्क हार्ड, दोज स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, वे जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब वे जो आप कह सकते हैं कि जो आपके विद्यार्थीगण हैं, जो विद्यार्थी हैं वो बहुत मेहनती हैं, वो, या फिर वर्क हार्ड मतलब हार्ड वर्क करते हैं, ऐसा कुछ कहने का मतलब है, ठीक है। तो उनके तरफ क्या किया गया है, संकेत किया गया है, वह स्टूडेंट, यह स्टूडेंट, ठीक है, वह, यह सब जो है दिस, दैट, दोज, ये सब क्या है, डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, ऐसे एक इंट्रोगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव बेसिकली क्या होता है दोस्तों, जब क्वेश्चन किया जाता है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है प्रश्नवाचक विशेषण, ठीक है। जब क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, जैसे विच, व्हाट, ये सब जब आए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा। जैसे कि अगर हम कहा, इसमें बेसिकली जो है WH क्वेश्चन टाइप में कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे WH से व्हाट हो गया, ठीक है, वूज हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, इस प्रकार के शब्द से ये लगा होता है, ठीक है। तो इन सब शब्दों से जब जुड़ा हुआ हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव कहेंगे। जैसे हुज बैग इज़ दिस, मतलब यह किसका बैग है, ठीक है। विच फ्रूट डू यू लाइक, मतलब कौन सा आप फ्रूट या फिर कौन सा फल आप पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये सब जो होता है आपका क्या होता है, आपका इंट्रोगेटिव होता है। तो इसमें कुछ नोट्स में लिखा हुआ है कि यदि विच, व्हाट या हुज के तुरंत बाद नाउन होगा तो इंट्रोगेटिव होगा, यदि इनके बाद वर्ब होगा तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है। ऐसा कुछ कहने का मतलब है कि भाई अगर इनके बाद मतलब विच, व्हाट और हुज के तुरंत बाद क्या होगा, नाउन होगा, तो ये इसको इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव कहा जाएगा। और अगर इनके तुरंत बाद क्या होगा, वर्ब होगा, ठीक है। जैसे विच आई एम डूइंग, तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जैसे लिखा हुआ है विच इज़ योर अम्ब्रेला, ठीक है, आप मतलब विच इज़ योर अम्ब्रेला, तो यहाँ पे क्या है, एग्जेक्टिव है, ठीक है। अम्ब्रेला क्या है, नाउन है ना। बात समझ में आ रही है ना कि विच इज़ योर अम्ब्रेला होगा, ठीक है। और योर भी मतलब आप समझ ही रहे होंगे इसको। तो विच इज़ योर अम्ब्रेला, ये यहाँ पे जो है किस तरह के काम कर रहा है, हाँ, तो यहाँ पे ये किस प्रकार से काम कर रहा है, देखिए योर है, योर आपका क्या है, ठीक है। तो ये आपका एक इसका एग्जाम्पल है और इससे लेकर के आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो विच इज़ योर अम्ब्रेला, तुम्हारा अम्ब्रेला कौन सा है, तुम्हारा छाता कौन सा है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि क्या है ये, तो यहाँ पे आपको कहीं जो है नाउन तो कहीं आपको वर्ब तो दिख नहीं रहा है, क्रिया तो दिख नहीं रहा है विच इज योर अम्ब्रेला में, तो क्या हो जाएगा, विच इज योर अम्ब्रेला, ये आपका इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव हो जाएगा। तुम्हारा कौन सा अम्ब्रेला है, तुम्हारा कौन सा छाता है, ये जो है मतलब आपका क्या हो जाएगा, एग्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसे एक डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन सब का प्रयोग किया जाता है और इसके बाद नाउन अगर आता है तो उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव कहते हैं, ठीक है। ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये सब जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव जो है डिस्ट्रीब्यूशन व्यक्त करते हैं, मतलब सभी में बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट इन ईच, ऐसा होता है ना। एवरी बॉय विल गेट ए प्राइज, मतलब सारे बच्चों को या फिर सारे लड़कों को एक पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। तो ईच, एवरी, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का बात करता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारे का कुछ यहाँ पे संबंध समझ में आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब जो है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव में आते हैं। ऐसे ही आपका एक पॉजेसिव एग्जेक्टिव होता है। पॉजेसिव मतलब अधिकार सूचक,
ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है अधिकार सूचक विशेषण होता है जिसमें अधिकार की बात किया जा रहा हो किसी के, जैसे मेरा, तेरा, ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो माई, योर, आवर मतलब मेरा, तेरा, हमारा, ऐसा कुछ। ठीक है, मेरा, तुम्हारा, ऐसा कुछ, मतलब समझ रहे हैं ना। तो वही लिख रहा है कि माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे जो है अगर आते हों तो क्या कहेंगे हम, पोजेसिव कहेंगे। ठीक है, ये आपके पोजेसिव एग्जेक्टिव हैं। ठीक है, माई, हिज, हर, योर, देयर, ठीक है, ये सारे आपके पोजेसिव हक या फिर अधिकार का यहाँ पे बोध होता है। जैसे माई बुक आर ऑन द टेबल, मतलब मेरी किताबें कहाँ पे है, टेबल पे है, मतलब टेबल पे जो किताब रखी गई है उस पर मेरा जो है क्या है, हक है, मेरा अधिकार है, मेरी किताबें हैं। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों में जहाँ पे हक या फिर अधिकार या फिर मुझसे उसका क्या पता चले कि भाई वो मेरा है, कोई ऐसा चीज़ का बोध हो या फिर किसी व्यक्ति का ही बोध हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एग्जेक्टिव कहेंगे। ठीक है, ऐसे एक प्रॉपर एग्जेक्टिव होता है। प्रॉपर एग्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, प्रॉपर एग्जेक्टिव में लिखा हुआ है अपने पास आने वाले नाउन की विशेषता बताए तो वो प्रॉपर एग्जेक्टिव कहा जाएगा। जैसे इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, मतलब इंडियन जो भारतीय सैनिक होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेव होते हैं। ठीक है, तो इस समय जैसे क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव। ठीक है, जब अपने पास आने वाले नाउन से पहले या फिर बाद, जैसे यहाँ पे सोल्जर है। ठीक है, सोल्जर एक नाउन है जो कि पहले आ रहा है और उसके बाद क्या आ रहा है, ब्रेव आ रहा है। तो ब्रेव यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर एग्जेक्टिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ब्रेव क्या हो जाएगा, प्रॉपर एग्जेक्टिव के रूप में यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि प्रॉपर नाउन से बनने वाले एग्जेक्टिव्स को हम प्रॉपर एग्जेक्टिव कहते हैं। जैसे मान के चलिए इंडियन सोल्जर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स भी जो है आपका इंडियन जो है बेसिकली आपका इंडियन, अमेरिकन, अफ्रीकन, ये सब जो है आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेव नहीं होगा बल्कि इंडियन जो होगा ये आपका जो है क्या हो जाएगा, प्रॉपर एग्जेक्टिव हो जाएगा, इंडियन सोल्जर। ठीक है, ठीक है, इंडियन, अफ्रीकन, ये सब आपका जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर नाउन है। बात समझ में आ रही है, इंडियन यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इंडियन सोल्जर, इंडियन मतलब सोल्जर्स की विशेषता एक तरीके की विशेषता ही है कि वो इंडियन सोल्जर है। ठीक है, नहीं कहा जाता भारतीय से होने पे गर्व है। ठीक है, तो भारतीय होना एक विशेषता है, ऐसे ही जो जिस देश का होगा उसके लिए एक विशेषता, मतलब जब कहने का मतलब जो प्रॉपर नाउन का प्रयोग एग्जेक्टिव के रूप में किया जाता है तो उसको हम प्रॉपर एग्जेक्टिव कहते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर नाउन अगर पूछता है तो इंडियन हो जाएगा। ठीक है, किसी कंट्री वगैरह का नाम है उसको जो है एग्जेक्टिव की तरह प्रयोग कर रहे हैं, विशेषण की तरह प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर एग्जेक्टिव होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एग्जेक्टिव की। ठीक है, तो विशेषण का निर्माण कैसे होता है। जैसे मान के चलिए अगर कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आता है कि बॉय को आप एग्जेक्टिव में विशेषण में कन्वर्ट कीजिए, तो बॉय क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। ठीक है, फुल का क्या हो जाएगा, FULL है, फुल मतलब मूर्ख हो जाता है, तो फुलिश। ठीक है, मतलब हिज बिहेवियर वेरी फुलिश, मतलब जो है यहाँ पे उसके बिहेवियर यानी कि उसके फुलिश बिहेवियर, जैसे हम कहा जाए फुलिश बिहेवियर का मतलब क्या, जो उसका बिहेवियर है, जो उसका नेचर है, उसका मतलब विशेषता बताया जा रहा है कैसा है, फुलिश है। फुलिश मतलब उसको कुछ ऐसा मतलब कि भाई मतलब मूर्खतापूर्ण है उसका। बात समझ में आ रही है, मूर्खतापूर्ण बिहेवियर। तो यहाँ पे भी उसका भाई एक विशेषता ही है कि मूर्ख है वो भी एक विशेषता ही है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि फुल का क्या हो जाता है, फुलिश हो जाता है। होप का होपफुल हो जाएगा। सिल्क का सिल्कन हो जाएगा, जैसे सिल्क की साड़ी है तो सिल्कन हो जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, सिल्कन साड़ी है ऐसे आप बोलते हैं। ठीक है, गोल्ड का गोल्डन हो जाएगा, डर्टी का आपका डर्टी ही रह जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉम का स्ट्रॉमी हो जाता है। ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लाफ का लाफेबल हो जाएगा, किंग का किंगली हो जाएगा, गिफ्ट का गिफ्टेड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका कुछ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब इसमें ज़्यादा आपको कुछ जानना नहीं है, यही कुछ आपका था। ठीक है, और जैसे कि कुछ प्रयोग आपको जान लेना, जैसे ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये सब जो है हमेशा सिंगुलर लाइन के साथ प्रयोग होता है, आप जानिएगा। ठीक है, ये जो आपके ईच, एवरी, नाइदर, आइदर जितने भी हैं ये आपके हमेशा ही किसके साथ प्रयोग होते हैं दोस्तों, तो ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव्स आप ऊपर जैसे आपने देखा था, ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, ये हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होते हैं। जैसे हम ये नहीं कहेंगे कि ईच स्टूडेंट्स विल गेट अ प्राइज, ईच बॉयज, एवरी बॉयज नहीं बोलेंगे, एवरी बॉय बोलेंगे, हमेशा सिंगुलर का प्रयोग होता है। ठीक है, एवरी सीट इज ऑक्यूपाइड, नाइदर बुक इज यूजफुल, तो हमेशा ही आप ध्यान रखिएगा ईच, एवरी, नाइदर, आइदर, इन सब का प्रयोग हमेशा ही सिंगुलर के रूप में मतलब सिंगुलर के साथ होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ईच, एवरी मतलब ईच और एवरी का अर्थ जो होता है वो अक्सर करके समान होता है।
ठीक है। ईच और एवरी का जो मतलब अर्थ होता है वो लगभग समान होता है, ठीक है। ईच का प्रयोग दो से अधिक के लिए किया जाता है और एवरी का प्रयोग जो है वो भी जो है लगभग दो से अधिक के लिए ही, दो से अधिक लोग हों तो उसमें किया जाता है। तो ईच एंड एवरी का लगभग प्रयोग जो है समान होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यही सब आपका कुछ कहने का है। जैसे आप इसको समझ गए होंगे, थोड़ा बहुत आप इसको जो है देख लीजिएगा, आपको चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो एग्जेक्टिव्स आप समझ गए। अब हमको पढ़ना होगा क्या, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है दोस्तों, इसका भी आपका सेकेंड सेमेस्टर का भी एग्जाम हुआ है, तो अगर मतलब कोई दिया होगा तो जानता होगा कि प्रीपोजिशन का उसमें पूछा गया था डेफिनेशन। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं दोस्तों, प्री मतलब होता है पहले और पोजिशन मतलब होता है क्या, पोजीशन का मतलब होता है स्थान, पहले का स्थान। किसके पहले का स्थान, नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले का स्थान। बात समझ में आ रही है। तो नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले की पोजीशन को ही हम क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं प्रीपोजिशन। मतलब ऐसे शब्द, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वह शब्द जो नाउन या फिर प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ प्रकट करते होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before noun or pronoun denotes the relation between another noun or pronoun, ठीक है। या फिर preposition is a word, फिर से आप सुन लीजिए, preposition is a word placed before a noun or pronoun denotes the relation, ठीक है, the person or a thing referred by it विथ समथिंग या फिर सम अनदर थिंग। मतलब किसी चीज़ के साथ किसी अन्य नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ क्या बनाते हो, संबंध दर्शाते होते हैं, ठीक है। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कहने का मतलब आप सब समझ सकते हैं कि टू, इनटू, फॉर, ऐसे ये सब जो होते हैं, एट, इन सबों को हम क्या कहते हैं, सबको प्रीपोजिशन कहते हैं। अब कुछ प्रीपोजिशन के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। प्रीपोजिशन देखिए दोस्तों, आपसे अगर पूछता है कि कितने प्रकार के होते हैं तो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, ये आप बस जान लीजिएगा। इसमें ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सिंपल, कंपाउंड, फ्रेजल और एक और होता है पार्टिसिपल, ठीक है। 4 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन सा, सिंपल, एक आपका होता है सिंपल, ठीक है, एक आपका होता है कंपाउंड, ठीक है, एक होता है फ्रेजल, PHRASAL, ठीक है, फ्रेजल, PHRASAL, फ्रेजल, और आखिरी का होता है आपका क्या, आखिरी का होता है पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल, ठीक है। तो 4 होते हैं, 4 ही प्रकार के होते हैं, ज़्यादा इसमें आपसे पूछेगा नहीं। आपसे जो आता है क्वेश्चंस वो यूजेस के रूप में आता है। जैसे ऐट का प्रयोग कब करते हैं, ऑन का प्रयोग कब करते हैं, इन का प्रयोग कब करते हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो ऐट का प्रयोग दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐट का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है ऐट जो है बेसिकली आपका टाइम बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है ऐट का प्रयोग छोटे स्थानीय कस्बों या फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि शहरों स्थानों के भाग के लिए होता है। जैसे दे लिव एट हस्तिनापुर, मतलब वे हस्तिनापुर रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा मतलब ऐट का प्रयोग मतलब छोटे स्थानों के बताने के लिए या फिर कुछ छोटे कस्बे वगैरह को बताने के लिए होता है, ठीक है। ऐसे ही ऐट का प्रयोग टाइम को बताने के लिए भी होता है। जैसे सी वेकअप एट मिडनाइट, मतलब वह जो है रात में या फिर आधी रात में जगती है, ठीक है। सी वेक एट सी अवेक या फिर सी वेकअप एट मिडनाइट, ठीक है, ऐसा कुछ। तो 2 आपने यूज़ पढ़ लिया। क्या, सबसे पहला कि भाई इसका एक कोई निश्चित समय बताने के लिए होता है, मिडनाइट या फिर ऐसा कुछ, ठीक है। या फिर बेसिकली कहा जाए कि भाई एट 3 o'clock एट 10:30 AM, जैसे कहा जाए कि सी वेकअप एट 10:30 AM, मतलब वो 10:30 बजे या फिर 10:30 बजे जगती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ समझ रहे हैं। तो टाइम बताने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, ठीक। देखिए, टाइम बताने का प्रयोग ऐट का भी किया जाता है और इन का भी किया जाता है, लेकिन इन में क्या होता है, इनमें बड़े बड़े टाइम को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे इनका जब प्रयोग करेंगे टाइम बताने के लिए तो कुछ बड़े बड़े, जैसे मंथ हो गया, ईयर हो गया, या फिर कुछ सेंचुरीज मतलब समझ रहे हैं ना, कई 100 वर्षों का समूह हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। जैसे बोला जाता है इन 19th century, ऐसे बोला जाता है ना, 19वीं शताब्दी में, इन 19th century। वहाँ पे ये नहीं बोला जाता एट 19th century, एट नहीं बोला जाता, इन बोला जाता है, इन 19th century। तो बड़े बड़े टाइम को बताने के लिए इन मई, इन द मंथ ऑफ मे, ठीक है। एट द मंथ ऑफ मे नहीं बोलते हैं, इन द मंथ ऑफ मे बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब जब बड़े समय को बताने के लिए, जब बड़े समय अंतराल को बताने के लिए जो है किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो इनका प्रयोग होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो
हमने क्या बोला है, इन, ऑन और एट तीनों लगभग एक ही समूह के हैं, ठीक है। तो एट का प्रयोग एक जो है एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए होता है, टाइम के रूप में जब बोला जाए तो एट का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम या फिर निश्चित समय बताने के लिए होता है, ठीक है। इन का प्रयोग बड़े टाइम अंतराल को, जैसे सेंचुरी हो गया, ठीक है, मंथ हो गया, ईयर हो गया, ठीक है, इन 19th सेंचुरी या फिर इन 1990 ऐसे बोला जाता है ना। तो जब बड़े चीज़ों की बात की जाती है, बड़े टाइम लॉन्ग पीरियड की बात की जाती है, ठीक है, तो हम इन का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही ऑन का प्रयोग कब किया जाता है दोस्तों, ऑन का प्रयोग कब किया जाता है, ठीक है, तो ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, एग्जैक्ट डेट वगैरह पता हो, ठीक है, ऑन न्यू ईयर इवनिंग, इसमें भी एग्जैक्ट का होता है, लेकिन ऑन का मतलब जैसे ऑन संडे, ठीक है, ऑन और इन टाइम और ऑन टाइम इसका एक होता है ना, इसके लिए अभी हम आपको बताएंगे कि इन टाइम क्या होता है और ऑन टाइम क्या होता है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। चलिए, तो हम थोड़ा सा आगे इसका ऐड का प्रयोग सबसे पहले जान लेते हैं। तो ऐड का आपने दो प्रयोग देख लिया कि भाई एक छोटे कस्बों को बताने के लिए होता है और निश्चित समय को बताने के लिए होता है, और निश्चित समय में भी छोटा समय, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं, ठीक है, जो मतलब तुरंत जैसे छोटे समय का, बहुत बड़े अंतराल का होगा तो इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और क्या होता है, ऐट का प्रयोग निश्चित बिंदु की ओर इशारा करने के लिए भी होता है, जैसे लुक एट द ब्लैक बोर्ड, मतलब ब्लैक बोर्ड पे नहीं बोला जाता है कि ब्लैक बोर्ड पे फोकस करो, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, तो एक पर्टिकुलर बिंदु है, एक पर्टिकुलर बिंदु की ओर उसको क्या किया जा रहा है, इंगित किया जा रहा है कि भाई ब्लैक बोर्ड की तरफ देखो, ठीक है। तो कहने का मतलब इसमें भी आपका क्या होता है, ऐट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, निश्चित वस्तु की ओर इंगित करने के लिए, ठीक। तो ऐट का आपने बेसिकली तीन प्रयोग देखा, किसी निश्चित बिंदु की ओर इंगित करने के लिए, किसी छोटे कस्बे वगैरह का मतलब इंगित करने के लिए, या फिर कभी कभार इसका प्रयोग टाइम, मतलब कभी कभार क्या ज़्यादा ही केसेस में टाइम को दर्शाने के लिए भी होता है। चलिए, निश्चित टाइम को दर्शाने के लिए। ऐसे इन का यूज़ आप देख सकते हैं, इन का प्रयोग कब होता है, इन का प्रयोग देश, प्रदेश या फिर बड़े नगरों के लिए होता है। इन जो है बड़े नगरों के लिए किया जाता है, जैसे नेताजी लिव्ड इन जापान, मतलब नेताजी जो थे वो जापान में रहे, ठीक है। तो जापान क्या है, एक कंट्री है, एक देश है, पूरा बड़ा एक वो हो गया, ठीक है, जापान जो है एक बड़ा देश हो गया। तो इस कारण से जापान को इंगित करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, नेताजी लिव्ड इन जापान, ठीक है। ऐसे ही जो है लिखा हुआ है, किसी भाग या फिर समाप्ति या भविष्य की अवधि बताने के लिए भी होता है, ठीक है। आई शैल डू दिस ऑन अ मंडे, इनका प्रयोग करना है ना, ठीक है, आई शैल डू दिस इन अ मंडे, ठीक है। यहाँ पर रुक जाइए, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ आपको क्या लिखा है, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए आप इसको समझिए थोड़ा सा, ठीक है। लिखा हुआ आई शैल डू दिस इन अ डे, मतलब मुझे ये एक दिन में करना है, ठीक है, ये जो काम है वो एक दिन में ही कर लेना है। एक मतलब भाग बताया जा रहा है, एक मतलब कहने का मतलब कि भाई एक भविष्य में का एक भाग बता दिए कि भविष्य का भी बोध हो रहा है, और भाग मतलब कि भाई ये जो काम का जो मतलब जैसे किसी काम का छोटा सा पार्ट होगा उसको क्या है एक दिन में हमको कर लेना है, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसे ही कहा जाए कि देयर आर सम स्टूडेंट या फिर देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। स्टूडेंट का थोड़े से भाग जो है मतलब फ्यू स्टूडेंट, कम थोड़ा भाग है, किसमें, क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ किसी भाग या फिर समाप्ति या फिर भविष्य की अवधि बताने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा इसका प्रयोग किसी मतलब सन या फिर महीने के बताने के लिए, जैसे आई लेफ्ट इंडिया इन 1991, मतलब मैंने भारत को 1991 में छोड़ दिया था, ठीक है। तो समय की ओर इंगित करने के लिए, जैसे अभी मैंने जस्ट बताया था कि जब बड़े बड़े समय की बात किया जाता है, जैसे साल की बात किया जाए, ईयर की बात किया जाए, सेंचुरीज की बात किया जाए, तो भी इसका प्रयोग होता है। अभी मैंने इसको बताया था जस्ट, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इनका प्रयोग स्थिर या फिर विश्राम, स्थिरता या फिर विश्राम के लिए भी होता है, ठीक है। तो माई मदर इज़ इन द बेड, मतलब मेरी माँ कहाँ पे हैं, बेड में है, या फिर कहा जाए बेड में है का मतलब जैसे सोई हुई हैं, ठीक है। माई मदर इज़ इन द बेड, ऐसा भी मतलब विराम वगैरह की अवस्था को बताने के लिए भी होता है। मतलब कहने का मतलब है कि मेरी माँ आराम कर रही है, इज़ इन द बेड का मतलब आराम कर रही हैं, विश्राम कर रही हैं, क्लियर। चलिए, अब इनटू का प्रयोग देखते हैं, इन और इनटू, ये दो ठो कन्फ्यूजिंग है। तो क्या होता है, लिखा हुआ है इनटू का प्रयोग किसी गतिशील वस्तु के लिए भी होता है, जैसे रमेश जम्प्ड इनटू द रिवर। अब रिवर क्या है, गतिशील है, रिवर में हमेशा गति है, ठीक है, रिवर के पानी में हमेशा जो है गति होती है। अब उसके अंदर कूदा, ठीक है, तो गतिशील वस्तु में कूदा तो क्या हो गया, इनटू लगेगा, इन द रिवर नहीं होगा, रमेश जम्प्ड इन द रिवर नहीं, रमेश जम्प्ड इनटू द रिवर, ठीक है।
ऐसे ही गतिशील, देखिए क्लास एक गतिशील है, क्लास का मतलब जो कक्षा है वो गतिशील है, चलती रहती है हमेशा कक्षाएं, ठीक है। तो द टीचर केम इनटू द क्लास, बात समझ में आ रही है, इन द क्लास नहीं, टीचर केम इनटू द क्लास, ठीक है। चलिए बात समझ में आ रही है, ऐसे ही मतलब कहने के लिए इसका प्रयोग होता है। चलिए आगे चलते हैं। इनटू आप समझ गए होंगे क्या होता है, इन और इनटू का प्रयोग कब होता है। और तो बेसिकली जब गतिशील वस्तु के मतलब कोई चीज़ गतिशील वस्तु के अंदर जा रही होती है तो हम क्या कहते हैं, उसको इनटू का प्रयोग करते हैं उस समय, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। इन इनटू समझ गए। अब ऑन का यूज़ पढ़ते हैं, ऑन का कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है ऑन का प्रयोग स्थिर वस्तुओं का स्थिरता प्रकट करने के लिए होता है, या फिर एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क दर्शाने के लिए होता है। जैसे द रैट इज़ ऑन द टेबल, या फिर द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब जस्ट उसके ऊपर है, ठीक है। कोई चीज़ जस्ट एक चीज़ के ऊपर अगर मतलब रखी गई है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे द रैट इज़ ऑन द टेबल, या फिर आप कह सकते हैं कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ केप्ट ऑन द टेबल, मतलब बुक जो है वो जो आपका टेबल है यानी कि जो मेज है उसके जस्ट ऊपर रखी गई है, तो ऑन का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है। ऑन का प्रयोग कब करते हैं, ऊपर है जैसे, ठीक है। ऑन का प्रयोग टाइम दर्शाने के लिए भी करते हैं, ठीक है। छोटे टाइम को भी दर्शाने के लिए कई बार किया जाता है, जैसे ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग, ठीक है, आई विल गो देयर, मतलब मैं ट्यूसडे यानी कि मंगलवार की सुबह मैं वहाँ पे जाऊँगा, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग आई विल गो देयर, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसा कुछ भी हम इसका ऑन का प्रयोग तो भी हम करते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ठीक है। और जैसे किसी चीज़ के सरफेस के कांटेक्ट दिखाने के लिए भी किया जाता है, जैसे ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, सीलिंग मतलब समझ रहे हैं ना, ऊपर का जो छत होता है उसको सीलिंग कहते हैं, ठीक है। ऑन द वॉल, ऑन द सीलिंग, ऑन द डोर, ऑन द कवर, ऐसे कुछ, ठीक है। ऑन द कारपेट, ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब वस्तु या फिर सरफेस दिखाने के लिए भी, किसी सरफेस का बोध कराने के लिए, सरफेस मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है, किसी एक प्लेन का बोध कराने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अब अपॉन का प्रयोग देख लेते हैं। अपॉन का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है। अपॉन का प्रयोग लिखा हुआ है किसी वस्तु की गति को प्रकट करने में तथा स्थान परिवर्तन के सूचक में करते हैं, ठीक है। जैसे इनटू का प्रयोग करते थे वैसे ही कुछ ऑन अपॉन का भी प्रयोग होता है, ठीक है। अपॉन का प्रयोग हमें देखना है, तो अपॉन का प्रयोग जो है वो किसी वस्तु के गति प्रकट करने के लिए होता है। बात समझ में आ रही है। जब गति दिखाया जाएगा तो किस चीज़ का प्रयोग होगा, अपॉन का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है द रैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, मतलब जो रैट था मतलब चूहा था वो टेबल के ऊपर कूद गया, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अपॉन का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है अपॉन का, ठीक है। उसका विद का प्रयोग कब करते हैं, विद का, ठीक है। तो विद का प्रयोग हम करते हैं दोस्तों कब, देखिए लिखा हुआ है कि विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए होता है, ठीक है। विद का प्रयोग किसी यंत्र के लिए होता है। जैसे राकेश किल्ड अ स्नेक विद अ स्वॉर्ड, मतलब राकेश ने स्नेक को यानी कि आप कह सकते हैं कि जो आपका सांप है उसको किससे मार दिया, तलवार से यानी कि स्वॉर्ड से मार दिया, ठीक है। राकेश किल्ड द स्नेक विद अ आपका स्वॉर्ड, मतलब लिखा हुआ है कि राकेश ने जो सांप था उसको किससे मार दिया, तलवार से मार दिया। तो किसी एक यंत्र को दिखाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को दिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है, आपका विद का प्रयोग होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब यही इंस्ट्रूमेंट या फिर कोई ऐसा ही चीज़ जब अनकाउंटेबल होगा, जैसे इंक हो गया है, ही इज़ राइटिंग विद इंक नहीं होगा, ही इज़ राइटिंग इन इंक होगा, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। ही इज़ राइटिंग विद इंक नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, ही इज़ राइटिंग इन इंक होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन दे देगा ही इज़ राइटिंग WRITING डैश इंक, ठीक है। जब भी चीज़ें अनकाउंटेबल हो, इंक को क्या आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल है, गिना नहीं जा सकता है, तो इसके साथ क्या प्रयोग होता है, इन होता है, इन का प्रयोग होता है, ठीक है, विद नहीं होगा, ठीक है। ही इज राइटिंग विद इंक नहीं होगा, इन इंक होगा, ही इज राइटिंग इन इंक। बात समझ में आ रही है। चलिए तो किसी यंत्र का प्रयोग करने के लिए या फिर यंत्र दर्शाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट को दर्शाने के लिए विद का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे सी कट वेजिटेबल्स विद नाइफ, ठीक है, वेजिटेबल है ये, ठीक है, देख लीजिएगा स्पेलिंग VEGETABLE, ठीक है। ही कट वेजिटेबल विद अ नाइफ, मतलब वो जो है चाकू द्वारा सब्जियों को काटती है, ठीक है। तो एक रिलेशन या फिर एक क्या बताया जा रहा है, इंस्ट्रूमेंट के साथ एक बताया जा रहा है कि भाई किसी इंस्ट्रूमेंट का बोध होता है, ठीक है।
उसके बाद विद का प्रयोग मिलन या सहयोग की दशा में भी होता है। तो जब किसी चीज़ का मिलन होता है, जैसे ही वॉज टॉकिंग विद मी, मतलब वो मेरे साथ बात कर रहा है, या फिर ही वॉज टॉकिंग, या फिर बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग विद मी, ठीक है, वो मेरे से बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मिलन या फिर संयोग है, ठीक है, बात कर रहा था। बात समझ में आ रही है, मेरे से बात करना एक मिलन है, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ रही है। ऐसे मतलब कई सारी जगह यूज होता है, इस सब का तो आप यूज जानते होंगे, और धीरे धीरे आप जब चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं तो आप जान जाते हैं, ठीक है। उसके बाद विदिन का प्रयोग कब करते हैं, तो लिखा हुआ विदिन का प्रयोग समय की अवधि की समाप्ति, ठीक है, से पूर्व के लिए होता है। जैसे कोई चीज़ समाप्त होने वाला है, उसको उससे पूर्व हम किस चीज़ को बोल रहे हैं, जैसे सी विल रिटर्न विद इन अ वीक, मतलब वह एक हफ्ते के अंदर आ जाएगी, मतलब एक हफ्ते के समाप्त होने के अंदर ही वो आ जाएगी, ठीक है, एक हफ्ते समाप्त होने के पूर्व ही वो आ जाएगी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है कि समय की अवधि के समाप्ति के पूर्व ही कोई घटना अगर होने को होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, विद इन का यूज़ करते हैं। सी विल रिटर्न विद इन अ वीक, या फिर आई विल लीव अमेरिका विद इन अ मंथ, मतलब मैं अमेरिका को एक महीना बीतने से पहले ही छोड़ दूंगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, एक महीने के अंदर ही छोड़ दूंगा। जब किसी समय अवधि के अंदर की बात हो रही होती है, मतलब उतने के अंदर कर देना है, तो हम विदिन का प्रयोग करते हैं। विदिन का मतलब ही में से ही है, ठीक है। चलिए, उसके बाद लिखा हुआ आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग बाद में, आप सभी जानते होंगे आफ्टर का मतलब बाद में होता है, ठीक है। आफ्टर का प्रयोग समय अवधि के बाद के लिए होता है, ठीक है। जैसे वी शैल कम आफ्टर हिज, आफ्टर एन आर, या फिर ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। वी शैल कम आफ्टर एन आर, ठीक है। तो हम जो है आधे घंटे बाद आएंगे, ये आर है, ठीक है। वी शैल कम आफ्टर एन आर, मतलब हम आधे घंटे, HOUR है, ठीक है, हम आधे घंटे बाद आएंगे, ठीक है, आफ्टर एन आर, ठीक है। तो आर के साथ आप जानते हैं एन का प्रयोग होता है, हम आधे घंटे बाद आएंगे, तो एक समय अवधि के बाद आएंगे तो आफ्टर का प्रयोग होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर पहले आते, जैसे मान के चलिए हम कहते कि भाई आधे घंटे के अंदर आ जाएंगे, तो वी विल कम देयर, या फिर वी विल कम विद इन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे के अंदर हम आ जाएंगे, ठीक है। वी विल कम विद इन हाफ एन आवर, मतलब आधे घंटे के हम अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आधे घंटे के बाद आते तो क्या कहते, वी विल कम आफ्टर एन आवर, मतलब आधे घंटे बाद आएंगे। ऐसे ही बिहाइंड का होता है। बिहाइंड का मतलब तो आप जानते होंगे दोस्तों कि पीछे होता है किसी चीज़ के, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बिहाइंड का प्रयोग स्थान के लिए होता है या विश्राम की अवस्था बताने के लिए होता है। जैसे ही सिट्स बिहाइंड मी, मतलब वह मेरे बिहाइंड का मतलब क्या होता है, विराम में मतलब बैठना एक तो है, और बिहाइंड का मतलब क्या होता है, अगर मतलब पूछा जाए तो क्या होता है, बिहाइंड का मतलब होता है क्या, अगर आपसे कोई ये पूछता तो जान लीजिएगा बिहाइंड का मतलब पीछे होता है। जैसे ही सिट्स बिहाइंड मी का मतलब वो मेरे पीछे बैठता है, ठीक है, जस्ट पीछे बैठता है। बैठना का मतलब जैसे देखिए, एक तो विराम अवस्था पता चल रहा है, चूँकि बैठ रहा है तो विराम की अवस्था या फिर अवस्था बताने के लिए होता है, लेकिन कहाँ, मेरे पीछे बैठता है। ही सिट्स बिहाइंड का मतलब होता है पीछे बैठना, ठीक है। चलिए, एक बिसाइड्स होता है दोस्तों, बिहाइंड के साथ साथ एक बिसाइड्स होता है। बिसाइड का मतलब क्या होता है, तो बिसाइड्स का मतलब होता है बगल में, ठीक है। जैसे ही सिट्स बिसाइड मी, मतलब वो मेरे बगल में बैठता है, ठीक है। बिसाइड्स मैं बोल रहा हूँ, बिसाइड्स का मतलब BESIDES, बिसाइड्स, ठीक है। बिसाइड्स का मतलब जैसे मैं बोलूँ ही सिट्स बिसाइड मी, मतलब वो मेरे बगल में बैठता है, ठीक है। बात समझ में आ रही। बिसाइड और बिसाइड्स में थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। तो बिसाइड का मतलब होता है कि भाई मेरे बगल में बैठता है, और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है। जैसे ही सिट बिसाइड मी मैं बोलूँ, देखिए दो चीज़ हैं, ठीक है। बिसाइड में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, एक होता है बिसाइड और एक होता है बिसाइड्स, याद रखिएगा, बिसाइड्स, SIDES, इसी में S लग जाएगा, ठीक है। तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, जैसे ही सिट बिसाइड में, ठीक है। मैं बोलूँ ही सिट, ठीक है, बिसाइड में, मतलब वो मेरे बगल में बैठता है। बिसाइड्स में हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक। तो ही सिट बिसाइड में, तो ये हो जाएगा मेरे बगल में बैठता है। और बिसाइड्स का प्रयोग कब करेंगे, तो बिसाइड्स का प्रयोग होता है कि मेरे अलावा भी, मतलब मेरे अतिरिक्त। जैसे मैं अगर कहूँ कि ही हैज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, मतलब उसके पास, ही हैज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, उसके पास मोटरसाइकिल के अलावा एक कार भी है, ठीक है। ही हैज़ अ कार बिसाइड्स अ मोटरसाइकिल, तो बिसाइड्स का प्रयोग अलावा या फिर अतिरिक्त के रूप में होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, ऐसे चलिए आगे वैसे आएगा तो बता दिया जाएगा अच्छे से, ठीक है। ऐसे यूज़ ऑफ बाई, बाई का मतलब होता है द्वारा या फिर से,
का प्रयोग जब होता है तो द्वारा या फिर से के रूप में होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ बाई का प्रयोग कार्य करने वाले के पूर्व होता है। जैसे कोई जो इंसान है, मतलब कौन कार्य का डूअर है, कर्ता कौन है, कर्ता से पहले होता है। जैसे ही इज टॉट बाई यू, वो तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है, मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, फिर तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो कर्ता कौन है, वो तुम हो। ठीक है, तुम्हारे द्वारा पढ़ाया जाता है, यानी कि तुम कर्ता से जस्ट पहले जो मतलब आता है क्या, बाई आता है। ठीक है, तो कर्ता को दर्शाने के लिए बाई का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए, ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइम के भी, मतलब किसी निश्चित टाइम को भी दर्शाने के लिए क्या जाता है। जैसे ट्रेन विल अराइव हियर बाई 5 PM। ठीक है, तो निश्चित समय है कि भाई 5 बजे आ जाएगी, 5 बजे तक ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो वही मतलब द ट्रेन विल अराइव हियर बाई 5 PM, 5 बजे तक ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद साधन के पूर्व भी होता है। जैसे ही गोज टू हिज ऑफिस बाई कार, मतलब वह उसका साधन है क्या, कार से जाता है, तो भाई उसके भी पहले, कार से पहले भी बाई कार। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे भी बाई का प्रयोग होता है। ऐसे ही जो है नाप तोल के पैमाने में भी होता है कि मिल्क इज सोल्ड बाई द लीटर, मतलब मिल्क जो है लीटर के पैमाने से बिकता है, या फिर जो आपका दूध है वो लीटर्स के हिसाब से या फिर पैमाने से बिकता है, बाई द लीटर, ऐसे कुछ। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका कहने का मतलब था। बाई का भी कई सारे प्रयोग हैं, आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसका यूजेज ऑफ बिटवीन एंड अमंग, अमंग और बिटवीन का क्या यूज़ है। बिटवीन का मतलब होता है किसी चीज़ के बीच में। ठीक है, जैसे द एप्पल वॉज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में एप्पल यानी कि जो सेव है उसको डिवाइड किया गया। ठीक है, चलिए, बात समझ में आ रही है? तो बिटवीन का मतलब होता है किसी चीज़ के बीच में, और अमंग का मतलब होता है जब 2 से अधिक लोग हों। जैसे द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन। ठीक है, जितने, मतलब चिल्ड्रन का मतलब बहुत सारे लोग, बच्चे हैं, उनके उनमें क्या किया गया, जो स्वीट्स यानी कि जो मिठाइयाँ हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, मतलब मिठाइयों को बच्चों में क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो बच्चे 2 या फिर 3 तो होंगे नहीं, बहुत सारे होंगे। ठीक है, तो 2 से ज़्यादा जब होते हैं तो उसको हम अमंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, AMONG, OUNG नहीं होता, AMONG होता है, अमंग। ठीक है, चलिए, बात समझ में आ गई? तो अमंग का मतलब जब 2 से ज़्यादा के रूप में जब प्रयोग होता है। और एक होता है अमंगस्ट भी होता है। ठीक है, अमंगस्ट का प्रयोग कब होता है? ठीक है, तो अमंग और अमंगस्ट लगभग आप कह सकते हैं, ठीक है, सेम ही होता है लगभग। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जैसे अमंग और अमंगस्ट जो दोनों का जो प्रयोग है वो 2 या फिर 2 से अधिक, मतलब 2 से अधिक के संदर्भ में होता है, 2 ही नहीं, 2 से अधिक के संदर्भ में होता है जब समूह का बात किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर इनके बाद अगर द आ जाता है वाक्य में, याद रखिएगा कि जब द मतलब इनके बाद अगर द आता है तो अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग मतलब किया जाता है। जैसे कि द स्वीट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, द स्वीट्स से ही डिस्ट्रीब्यूटेड द स्वीट्स अमंग, या फिर अमंग्स द पुअर, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे है, ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देखें अगर, ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द चिल्ड्रन, अमंग्स द चिल्ड्रन भी कह सकते थे, और अमंग द चिल्ड्रन मतलब AMONG, ठीक है, ST भी लगा सकते थे, अमंगस्ट भी कह सकते थे और अमंग भी कह सकते थे। लेकिन अगर द नहीं होता तो केवल और केवल अमंग कहते हैं। ठीक है, अमंग चिल्ड्रन, बात समझ में आ रही है? लेकिन ये कहना अच्छा नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा वाक्य होता है जिसमें द नहीं होता तो अमंग ही लगता। चलिए, उसका बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, वो यहीं पे लिखा हुआ है, उसको आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है, सिंस और फॉर में क्या अंतर है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अभी मैंने जस्ट आपको पहले बता दिया है। सिंस का प्रयोग किसी टाइम को एकदम एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए होता है। जैसे 2 अक्टूबर 10 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 1990 में, 1992 में, जब एकदम नंबर पता हो तो उसको हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब नंबर नहीं पता हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने बताया था कि ही इज स्टडिंग फॉर एन आवर, मतलब 1 घंटे से पढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन ये पता नहीं है कि कितने बजे से पढ़ रहा है। 1 घंटे से पढ़ रहा, हो सकता है 2 बजे से को बोला जा रहा हो तो 1 घंटा मतलब 1 बजे, हो सकता है कि 12 बजे ये वाक्य बोला जा रहा हो तो 11 बजे से पढ़ रहा है, मतलब फिक्स नहीं है, कभी भी 1 बजे से, तो फॉर का प्रयोग करते हैं जब फिक्स नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद टिल का प्रयोग, ठीक है, टिल का प्रयोग कब करते हैं, तो टिल का प्रयोग तक के लिए करते हैं। जैसे सी विल वेट टिल यू रिटर्न, मतलब वो तब तक वेट करेगी, कब तक वेट करेगी, तब तक करेगी जब तक तुम आ नहीं जाते हो। सी विल वेट टिल यू रिटर्न, मतलब जब तक तुम आ नहीं जाते हो तब तक वो वेट करेगी। ठीक है, तो सी विल वेट टिल यू रिटर्न, जब तक तुम आ नहीं जाते हो तब तक वो वेट करेगी। टिल का प्रयोग तक के लिए करते हैं। ठीक है,
ऑफ का प्रयोग, ऑफ का मतलब का, की, के ऐसे कुछ के रूप में होता है। और एक और ऑफ होता है ओ डबल एफ। ओ डबल एफ का मतलब किस चीज़ से कटना, ठीक है, दूर होना, अलग होना, जैसे कट ऑफ होता है, कट ऑफ, ठीक है। कट ऑफ का मतलब क्या होता है, कट ऑफ का मतलब ऑफ होता है, ओ डबल एफ होता है कट ऑफ में, ओ एफ नहीं होता है, ठीक है। कट ऑफ होता है ना, मतलब किसी चीज़ से कट जाना, अलग हो जाना, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स होता है, भाई उतने लोग को काट करके अलग कर दिया गया, ठीक है, तो कट ऑफ ओ डबल एफ होता है, ठीक है। चलिए, आउट ऑफ अगर होगा तो आउट ओ एफ होता है, मतलब उनमें से, कई सारे लोग में से, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, ऑफ का प्रयोग नाउन के बीच में संबंध बताने के लिए होता है। जैसे देयर, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर टेस्ट ऑफ हनी इज स्वीट, द टेस्ट होगा, ये देयर नहीं होगा, ठीक है। ये हो जाएगा द टेस्ट ऑफ हनी इज स्वीट, द टेस्ट ऑफ हनी इज स्वीट, मतलब जो हनी है यानी कि जो शहद है उसका टेस्ट कैसा होता है, स्वीट होता है, यानी कि मीठा होता है, ठीक है। तो संबंध दर्शाने के लिए ऑफ, किसका, हनी का संबंध, किसके, मतलब टेस्ट और हनी के बीच में, मतलब टेस्ट ऑफ हनी इज स्वीट, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि नाउन के बीच में संबंध बताने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था, ही केम आउट ऑफ द वाटर, ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, अलग अलग लिखा हुआ है। ज़्यादा जो है इस पर फोकस नहीं करते हैं, ज़्यादा आगे चलते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी इसको पढ़ रखे हैं, ठीक है। दो का प्रयोग कब किया जाता है, THROUGH, ठीक है। दो का मतलब होता है किसी चीज़ में से हो करके जब कोई निकल जाता है, ठीक है। दिस रोड लीड्स थ्रू द सिटी, थ्रो का है, ये दो नहीं है, थ्रो है, THROUGH थ्रो कहते हैं, और एक दो होता है, ठीक है, ऑल दो, ये सब अलग होता है, और एक थ्रो होता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है द रोड लीड्स थ्रू द सिटी, मतलब रोड जो है वो सिटी से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो थ्रो का मतलब से होकर जब कोई चीज़ जाती आती है तो क्या होता है, थ्रो का प्रयोग होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लगभग आपके कुछ क्या थे, आपके कुछ प्रीपोजिशंस थे जिसको आपने देखे और इनका यूजेस आपने देखा। अक्सर करके आपके जो है फिल इन द ब्लैंक्स में एक आध नंबर के क्वेश्चन में ये आपका पूछ दिया जाता है, तो आप, हमें लगता है कि इसको अगर आप एक दो बार देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं तो आसानी के साथ आप कर लेंगे, बहुत कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा एक दो बार और आप देख लेंगे वीडियोस को, ठीक है, तो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब हमारी नेक्स्ट टॉपिक होगी कंजक्शन, और कंजक्शन को हम जल्दी से पढ़ने वाले हैं। चलिए।